हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए, मेटल और नॉन मेटल में हम लोग को स्टडी करनी है कि मेटल की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाकी सब कुछ डिटेल में। नॉन मेटल के बारे में भी यही सब चीज़ें डिस्कस करनी है। कुछ जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका काम है कि आप इसको डाउनलोड कीजिए, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए और उसको फिर प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। तो हमारे पास है कि मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो एलिमेंट के किसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ना हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं 3 पार्ट में, जो है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटेलॉइड की चर्चा अपन सबसे आखिरी में करेंगे। सबसे पहले तो है हमारे पास कि मेटल क्या होता है। तो मेटल के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो एटम की ना टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि वो जो है वो आयन क्या कर सकता है, मतलब वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है। कैसे करके? तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना उसके लिए आसान होता है। तो हमने यही चीज इसका डेफिनेशन बना दिया कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल होते हैं कि वैसे एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करे। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे बात लिखा है कि दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम लोग बोलते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। और हमने एक पॉइंट लिखा है कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है ना अर्थ क्रस्ट पे, वो है एल्यूमिनियम। क्लियर है ये पॉइंट्स? नाउ अब छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि नॉन मेटल क्या होता है। तो नॉन मेटल हमारे पास यहाँ है, तो बोलता है कि दे आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या था? इलेक्ट्रॉन दे सकता था। नॉन मेटल कैसे हैं? जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, और ले करके क्या बनाएंगे? तो नेगेटिव आयन बनाएंगे। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? अच्छा, लिखते हुए भी चलिएगा। मैं आपको अगर समय नहीं दे रहा हूं तो आप वहां पे वीडियो को रोक के और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है अपने पास की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कि मेटल्स आर मिलिएबल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मिलिएबल क्या चीज होती है। तो हम बोलते हैं कि हैमर से पीट के हम उसको क्या कर सकते हैं? पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हर मेटल की ये एक प्रॉपर्टी होती है, कम और ज्यादा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिलिएबल बोलते हैं, मिलिएबिलिटी बोलते हैं। और ध्यान रहे कि गोल्ड और सिल्वर का जो होते हैं वो मोस्ट मिलिएबल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा आप इसको पतला कर सकते हो। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आते हैं जो पूरा गोल्ड का बना होता है, बड़ा सा, आपको इतना बड़ा सा आपको फ्लावर दिखाई देगा, और मात्र 5,000-7,000 में आपको वो चीज मिल जाएगा। हालांकि आप अगर कोई छोटा सा रिंग बनाने जाओ तो उसकी कीमत लगभग 20,000 होती है। तो समझ लो, एक छोटा सा रिंग, और कहाँ पूरा फूल बना दिया आपने। कैसे हुआ ऐसा? तो जवाब है कि वो बहुत पतला होगा। जिससे आपका फूल बना हुआ रहेगा वो क्या होगा? बहुत पतला सा होगा। बहुत पतला सा होगा तो उसका वेट उतना ही रहेगा, मतलब बहुत हाई मिलिएबिलिटी है। सेकंड पॉइंट है अपने पास कि मेटल जो होता है ना वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसको वायर में, थीन वायर में, पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, खींच सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट है अपने पास कि मेटल्स जो होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यहां पे हमने लिख रखा है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और आपको उसमें पता होना चाहिए कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जिसमें है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको वायर में, इलेक्ट्रिक वायर में यूज किया जाता है। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज आपको याद भी रखने होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर एक शाइनिंग सरफेस होती है। उसके बाद है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। देखो एक्सेप्शन वाली बात यहाँ पे याद रखना, सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको चाकू से कट कर सकते हो, जैसे आप केक कट करते हो, इतना सॉफ्ट। नेक्स्ट है अपने पास कि मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। सारे मेटल्स स्ट्रांग होते हैं एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शन है अगेन। कौन कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि अभी अभी आपने देखा, आप उसको चाकू से कट कर रहे थे तो कहाँ स्ट्रांग रहे। तो आपको याद रखनी है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली तो हार्ड होते हैं, जनरली स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अगला है अपने पास कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रुको, मरकरी को छोड़ के, ठीक है? मरकरी नहीं, मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला है अपने पास कि मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि आपको खूब हीट देना पड़ेगा तब जाके मेल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम तो होगा जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और साथ में एक होता है कि कैल्शियम और सीजियम की भी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो 30 एंड 28 डिग्री होती है। मतलब आप अगर उसको हाथ पे रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा।
समझ लो, बॉडी का टेम्परेचर 30 से ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाथ पे रखोगे और मेल्ट हो जाएगा। अगला है कि दे हैव हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या होता है, पानी में डूब जाता है, फ्लोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सोडियम और पोटेशियम अगेन जो है एक्सेप्शन चलता है ये, कि सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, किससे, वाटर से भी। तो अगर आप इसको पानी में डालोगे ना तो पानी पे तैरने लग जाएगा, डाल के मत देखना वहाँ पे आग लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन में। खैर आगे हमने लिखा है ये चीज़। उसके बाद है कि मेटल्स आर सोनरस, मेटल की जो है ना एक अपनी मेटेलिक साउंड होती है। अब बोलोगे ये क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है बेटा कि अगर आप कोई चीज़ अभी भी चेक करते हैं कि ये मेटल का नहीं है तो आप उसको टक टक करके चेक करते हो। अगर आपको नॉकिंग साउंड सोनरस मतलब दिखाई देता है, मतलब आपको लगता है कि मेटेलिक साउंड है, तो आप पहचान जाते हो कि हाँ ये मेटल का है। अगर आपको प्लास्टिक वाली साउंड अलग होती है, ओके। उसके बाद है अपने पास कि मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, ठीक है, सिल्वरी कलर होता है या फिर ग्रे कलर का होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का आपको पता है कि कैसा उसका कलर होता है और गोल्ड का कैसा होता है, तो येलोइश कलर होता है। तो एक्सेप्ट कॉपर और गोल्ड बाकी सब कैसे होते हैं, या तो सिल्वर या फिर ग्रे कलर का होता है। क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट, सारे प्रॉपर्टीज आपने लिख लिया, एक बार इसको लिस्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया लिस्ट, चलो अब हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखिए। सबसे पहला है कि दे आर नीदर मिलिएबल नॉर डक्टाइल, इवन दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आप उसको चोट लगाओगे, मतलब हैमरिंग करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, बेंड नहीं होगा, पतला नहीं होगा, वायर उससे नहीं खींचा जा सकता है, ओके। उसके बाद है कि दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, मतलब कार्बन का एलोट्रॉप है ये, और कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है। तो कार्बन जो है यहाँ पे, मतलब ये कार्बन है और कार्बन तो नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, लेकिन सारे कार्बन नहीं, उसका एक एलोट्रॉप, कौन, ग्रेफाइट। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि दे यूजुअली डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है। चौथा पॉइंट है कि नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, वो डल अपीयरेंस होता है, ठीक है। नॉन मेटल कैसे होता है, वो डल अपीयरेंस वाला होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि आयोडीन की क्या होती है, लस्ट्रस अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है ना, नेचुरली पाए जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है, डायमंड है। और डायमंड है क्या, तो हम बोलेंगे डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एलोट्रॉप है। जैसे ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप था, वैसे कार्बन भी एक क्या है, एलोट्रॉप है। फिर हमने लिखा है कि नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन, एक्सेप्ट वही डायमंड वाली बात। मैंने बोला कि नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। याद है मेटल क्या हो सकते थे, मेटल यूजुअली सॉलिड होते थे, एक एक्सेप्शन था मर्क्यूरी। यहाँ पे तो बोला गया है कि एक्सेप्शन वाली बात ही नहीं है, सब फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। उसके बाद है कि दे हैव लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी भी कम होती है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो नॉर्मली हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद है कि दे आर नॉन सोनरस, मतलब अगर उसको अगर आप हिट करोगे इस तरीके से तो आपको साउंड मेटेलिक की नहीं आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव मेनी कलर्स, इसमें हम बता ही नहीं सकते कि कितने कलर्स होंगे। याद है उसमें हम लोग बता रहे थे कि सिल्वरी कलर का हो सकता है, ग्रे हो सकता है, दो एक्सेप्शन थे, कॉपर और गोल्ड। यहाँ पे हमने बोला कि कोई भी कलर के हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पे बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो देखते हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जवाब है कि मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है, तो बेसिक ऑक्साइड कहलाता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। तो हमने पहला ले लिया कि मान लीजिए सोडियम को अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं या पोटेशियम को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा। तो यहाँ पे ले लिया हमने रिएक्शन की 4Na + O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ Na2O। ध्यान रखिएगा रिएक्शन वगैरह आपको याद होते रहना चाहिए, तो लिखते हुए भी चलना है आपको। तो ये कैसा होगा, ये बेसिक ऑक्साइड होगा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। अगेन अगर आप पोटेशियम को भी रिएक्ट कराओ, मतलब 4K + O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ K2O। ध्यान रखना है यहाँ पे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, केरोसिन के अंदर रखेंगे हम लोग। अब सवाल उठता है कि केरोसिन ही क्यों, नारियल तेल क्यों नहीं, ठीक है, या और कोई तेल क्यों नहीं। तो जवाब है कि अगर आप
देखो केरोसिन आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर नंबर 1 में, कि सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी बहुत क्या होती है, कम होती है, मतलब पानी से भी कम होती है। पानी के ऊपर तो ये तैरने लग जाएगा, जैसे ही आप पानी में डुबो के रखोगे तो क्या करेगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। पानी के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। अगर आप नारियल तेल के अंदर रखोगे फिर से ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। जैसे आप डुबाए फिर से ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फिर से वहां पे आग लग गई। तो आपको कैसी जगह पे रखना पड़ेगा, तेल तो चाहिए, लेकिन कैसा तेल चाहिए, तो ऐसा तेल चाहिए जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। कौन है ऐसा, तो केरोसिन। तो अभी समझ में आ गया आपको कि केरोसिन के अंदर ही क्यों रखते हैं, नारियल तेल क्यों नहीं चलेगा। चलो बढ़िया, नारियल तेल में रखना है। अगला है हमारे पास कि मैग्नीशियम मेटल को देखेंगे क्या करेंगे। तो मैग्नीशियम मेटल अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो आपको देगा ट्वाइस ऑफ MgO, जो कि अगेन बेसिक ऑक्साइड होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, तो ट्वाइस ऑफ MgO प्लस H2O गिव्स MgO2 MgOH होल ट्वाइस। रिएक्शंस मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन अभी आप जब तक यूज टू नहीं हो जाते हो तब तक आपको याद ही नहीं होगा। अगला हमने यहाँ पे लिया है कि मेटल ऑक्साइड, मेटल अगर एल्यूमिनियम मेटल हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो जब आप देखिए, अगर आप 4 एल्यूमिनियम, ये बैलेंसिंग का तरीका होता है कि एल्यूमिनियम को अगर आप रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा Al2O3। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया है। और ये जो होता है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोट्रिक नेचर का होता है। याद है आपको, हमने बताया कि सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीनों बेसिक नेचर के होते थे, बेसिक ऑक्साइड हम लोग इसको बोलते थे। लेकिन एल्यूमिनियम कैसा होता है, ये होता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक मतलब क्या होता है, जो दोनों नेचर शो करे, मतलब एसिड के जैसा भी दिखाए, बेसिक जैसा भी दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही चीज लिख रखा है कि दिस शो कि बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर ऑल्सो। अच्छा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि देखो कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर हमने यहाँ पे देखो Al2O3 के साथ रिएक्ट करवा दिया, मान लीजिए यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है। तो बेस जैसा बिहेव करेगा, तो बेस और एसिड को अगर आप मिला दो, एसिड यहाँ पे क्या है HCl, तो क्या करेगा, एक सॉल्ट देगा। सॉल्ट क्या रहेगा, AlCl3 होल ट्वाइस, मतलब AlCl3 आगे में 2 लगा हुआ है बैलेंस करने के लिए, और साथ में क्या दिया हमको 3 मोल ऑफ H2O। लेकिन सोचो यही AlO3 जो है यहाँ पे एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, और अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम लोग को देगा ट्वाइस ऑफ NaAlO2 प्लस H2O। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रिएक्शंस कि देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या दे रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है। क्लियर है ये चीज। फिर हमने क्या बोला कि हियर Al2O3 बिहेव्स एज एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड, दोनों जगह हमने देख लिया। यहां तक क्लियर है, जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है अपने पास कि जिंक मेटल जो होता है वो कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो जिंक का हमने रिएक्शन लिख दिया कि Zn प्लस O2, बैलेंस करने के लिए आपने 2 लगा दिया है, तो ट्वाइस ऑफ Zn प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ ZnO। अगेन ये हम लोग को देगा एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक आपको पता चल गया है कि जो एसिड जैसा भी बिहेव करे और बेस जैसा भी बिहेव करे। सिमिलरली आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर ये ZnO आपको मिला है, अगर ये बेस जैसा बिहेव करे तो हम क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, ये आपको देगा सॉल्ट। क्या सॉल्ट देगा, और एसिड हमने क्या लिया है, हमने लिया है HCl, और हम लोग को यहाँ पे जो सॉल्ट मिल रहा है ये मिलेगा ZnCl2 प्लस वाटर। अगर यही ZnO हमारा एसिड के जैसा बिहेव करे, ठीक है, मतलब बेस के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो ये खुद एसिड जैसा बिहेव करेगा, और बिहेव करेगा तो क्या देगा, Zn2 मतलब Na2ZnO2 प्लस H2O। इसको हम लोग बोलते हैं कि सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो नाम वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो जिंक वाली बात हो गई ना। हो अब आता है बात की आयरन के साथ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। हम बोलेंगे कि आयरन रिएक्ट करता है, बर्न नहीं होता है। इससे पहले जो भी हम देख रहे थे चौथे तक हमने देखा वहां पे कि वो क्या करता है कि जब हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराओगे तो ये रिएक्शन होगा, एक्चुअली वो रिएक्शन नहीं, वो बर्निंग है। आयरन कैसे करता है, तो आयरन बर्न नहीं होता है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बनाता है, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 हम लोग को बनाएगा। अगेन हम बात करें कि सोडियम कॉपर कैसे करेगा, तो कॉपर ट्रीट होकर क्या बनेगा कि CuO बनाएगा। मतलब ये सब थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको रिएक्शंस याद करते चलना है। बहुत बार बोल चुका हूं मैं कि रिएक्शन लिख लिख के कीजिए, लिखिएगा नहीं तो आपको याद भी नहीं होगा। अब अगली बात है, अगली प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
मेटल हमने ले लिया, यहाँ पे हम वाटर लिए, वाटर कैसा ले सकते हैं, तो कोल्ड वाटर ले सकते हैं, हॉट वाटर ले सकते हैं, स्टीम भी ले सकते हैं। लेकिन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ देखिए क्या देगा, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लोगे तो आपको देगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में H2। लेकिन अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये देगा मेटल ऑक्साइड। देख रहे हो दोनों में फर्क, एक जगह हाइड्रोक्साइड है, एक जगह मेटल ऑक्साइड है, और साथ में वाटर, तो आप साथ में आपको H2 तो मिल ही रहा है। तो हमने यहाँ पे देख लिया सबसे पहला रिएक्शन की पोटेशियम के साथ, देख लेते हैं क्या होता है। तो पोटेशियम के साथ हमने यहाँ पे ले रखा है ये रहा कि 2K प्लस H2O अपना क्या है, तो ये कोल्ड वाटर वाला है, ये हम लोग को ट्रीट करा के देगा ट्वाइस ऑफ KOH प्लस H2 प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। अगेन आप सोडियम के साथ भी करोगे तब भी ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन ही कहलाएगा। यहाँ पे अपने को क्या देगा, NaOH देगा हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या दिया H2 प्लस हीट। कैल्शियम के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम भी रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। देखो जो भी ज्यादा रिएक्टिव है ना वो कोल्ड वाटर के साथ करेगा, जो मॉडरेटली है वो हॉट वाटर, जो बहुत कम रिएक्टिव है वो स्टीम के साथ करेगा, और जो उससे भी कम रिएक्टिव है वो किसी के साथ नहीं करेगा, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है। ओके, तो कैल्शियम के साथ हम लोग देख रहे हैं, कैल्शियम यहाँ पे ले लिया हमने, H2O ले लिया, ये कोल्ड वाटर है, हम लोग को देगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। किससे कम होगा, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, सोडियम और पोटेशियम वाले के साथ। ओके, तो ये क्या हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन ये नहीं होता है। मैग्नीशियम की बात करें कि मैग्नीशियम प्लस H2O, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन क्या देगा, हाइड्रोक्साइड देगा, मतलब MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 देगा हम लोग को। ध्यान रखना है कि डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, लेकिन ये स्टीम के साथ कर सकता है, हॉट वाटर और स्टीम के साथ। अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट किया, मतलब वाटर ही है लेकिन स्टीम के फॉर्म में है, तो रिएक्शन बदल गया, रिएक्शन क्या हो गया, MgO प्लस H2 हो गया। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि Mg अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या देगा, तो जवाब है कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि ये जो वाटर है वो हॉट वाटर है कि स्टीम है। अगर स्टीम है तो अलग रिएक्शन, हॉट वाटर है तो अलग रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, तो नोट में हमने यही चीज को लिख दिया है कि मैग्नीशियम जो है अगर रिएक्ट करे हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ तो अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग को देता है। आप लिखते चल रहे हो ना, चलो यहां तक लिख लो पहले। उसके बाद है मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, दे ओनली रिएक्ट विथ स्टीम। तो हमने यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अगर H2O के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग को देगा Al2O3 प्लस 3 टाइम H2। अगर आप जिंक को रिएक्ट कराओ अगेन स्टीम के साथ, स्टीम मतलब भी वाटर ही होता है, तो H2O हमने लिखा है लेकिन ये स्टीम के फॉर्म में है, तो ये क्या देगा हम लोग को, ये देगा हम लोग को ZnO प्लस H2। अगेन अगर आप आयरन को रिएक्ट कराओ H2O के साथ स्टीम के फॉर्म में, तो ये क्या देगा Fe3O4 प्लस 4 टाइम H2। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कॉपर AgAu, समझ में आ रहा है, कॉपर, सिल्वर और कौन, Au कौन होता है, गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर और इवन स्टीम, स्टीम के साथ भी नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करता, कौन, कॉपर AgAu। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब अगला अपना टर्म आता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। सो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं कि मेटल और डाइल्यूट एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा हमको, मेटल सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। अब एक एक करके सारे रिएक्शंस देख लेते हैं कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स ट्वाइस ऑफ NaCl एक्वस फॉर्म में रहेगा, जो कि और साथ में क्या देगा, H2 गैस देगा। और ये बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, मतलब क्विक होगा, ठीक है, जल्दी से होगा। उसके बाद है कि Mg प्लस ट्वाइस ऑफ HCl देगा, ये हम लोग को देगा MgCl2 एक्वस फॉर्म में, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिलेगा। उसके बाद हमने लिया है कि अगर मान लीजिए हम एल्यूमिनियम को हम लोग रिएक्ट करा दें HCl के साथ तो क्या होगा, तो हमको देगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AlCl3 प्लस 3 टाइम H2। रिएक्शंस आपको याद करते चलने हैं, सारे यहाँ पे एक्वस फॉर्म में मिलेंगे हम लोग को। अगला है हमारे पास कि Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ये हम लोग को देगा ZnCl2 एक्वस फॉर्म में, साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। अगली बार है कि आयरन और HCl अगर हम ट्रीट कराएं तो हम लोग को देगा कि FeCl2 साथ में H2 गैस, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा FeCl2। उसके बाद हमने लिया है कि Cu प्लस HCl या फिर H2SO4 ले लीजिए, कोई भी रिएक्शन करवा लो, कॉपर जो है रिएक्शन देगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है आपको कि कॉपर क्या करेगा, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। गोल्ड और सिल्वर भी नहीं देते हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो नोट में हमने ये चीज डाल रखा है कि गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। इसके बाद ना हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज देखो यहाँ पे ये है, और इसको याद रखने का एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा।
तो पहले तो समझ लीजिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे कैसे रहेगा। सबसे ऊपर सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो होगा पोटेशियम। फिर आपके पास क्या है कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, Sn, Pb, H, Cu, फिर उसके बाद Hg है, Au है, एंड देन लास्ट में गोल्ड। तो गोल्ड क्या रहेगा यहाँ पे, लीस्ट रिएक्टिव। अब इसको याद रखने का तरीका समझना। मैं बोल रहा हूं कि एक नाम याद रखना, कनका। कनका, कनका मांगे आलू जीरा। ठीक है, कनका जो है वो रेस्टोरेंट में गई है और बोलती है आलू जीरा, पता नहीं कोई डिश होगा, आलू जीरा यहाँ पे मांग रही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फिर से पाए। ठीक है, एक बार ऑर्डर किया, फिर से पाए। क्या बोला हमने, कनका मांगे आलू जीरा, फिर से पाए, फिर से वही ऑर्डर आ गया। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि देखो ये ढाबा पे गई है खाने के लिए एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ छोटू है अलग अलग। ठीक है, जो ऑर्डर लाता है वो अलग अलग है। हाँ, क्या लिखा है हमने यहाँ पे कि हाँ छोटू है अलग अलग। अब इस कोड से ना रिलेट कर लेना। तो ये कोड याद रखना। आप क्या बोला मैंने कि कनका मांगे आलू जीरा, फिर से पाए, और उसके बाद बोला है कि हाँ छोटू है अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख लो। अब आपको कोई अगर अच्छा कोड समझ में आता है तो वो याद रखो, अदरवाइज मेरे साथ चलो, यही कोड आपको याद रखनी है। ये कोड आपको बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये चीज तो पता ही होना चाहिए। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि देखो अलग अलग रिएक्टिविटी होता क्यों है। तो हम बोलेंगे कि हर मेटल का ना अलग अलग टेंडेंसी होता है लूज करने का। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबका अलग अलग होता है। कोई जल्दी लूज कर देता है। क्यों लूज करता है, क्योंकि उसके साइज जो है वो बड़े हैं। बड़ा है तो न्यूक्लियस उसको पकड़ के नहीं रखा है, तो छोड़ सकता है इलेक्ट्रॉन। समझ लो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एटम का बनावट कैसा है, बीच में न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे क्या है, लेयर्स है। सब जगह हर लेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मान लीजिए साइज बहुत बड़ा है तो ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा दूरी हो जाएगी तो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। मान लो किसी का साइज जो है छोटा है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो दूरी है न्यूक्लियस से वो कम है। न्यूक्लियस से अगर दूरी कम होगी तो क्या होगा, इसको जोर से होल्ड करके रखेगा और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो अलग अलग हम लोग मेटल ले रहे हैं, अलग अलग मेटल में अलग अलग साइज है। अलग अलग साइज होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो दूरी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होगा। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग होगा तो क्या होंगे, उनकी रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है ये बात। अगला हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहां पे हमने लिखा है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा ना तो सॉल्ट में से कमजोर जो मेटल है उसको हटा के खुद का सॉल्ट बना लेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सॉल्ट ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए जो है वो रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, किससे रिएक्टिव है, बी वाले से। तो क्या करेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा। देख रहे हो, मेटल ए जो है वो अपना सॉल्ट बना लिया और मेटल बी को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हमने रिएक्शन ले लिया कि मान लीजिए हमारे पास है CuSO4, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो जिंक क्या करेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, मतलब ZnSO4 और Cu मिलेगा। ये रिएक्शन हम लोग को होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि कॉपर जो यहाँ पे था CuSO4 ये ब्लू कलर का होता है और ZnSO4 क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जैसे ही कलरलेस आ गया हम समझ जाएंगे कि ZnSO4 बन चुका है। वापस अगर देखा जाए कि ZnSO4 को अगर आप कॉपर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या रिएक्शन होगा, जवाब है नहीं होगा रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। तो कॉपर जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा लेकिन कुछ होगा नहीं। वापस हमने देख लिया कि कॉपर CuSO4 और अगर हम आयरन ले ले तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो रिएक्शन बनाएगा, मतलब अपना आयरन अपना सॉल्ट बना देगा FeSO4 का और कॉपर बाहर। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं तो नहीं होगा रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। हाँ, लेकिन अगर हम देखें कि AgNO3 में कॉपर अगर ऐड कर दें तो कॉपर खुद का सॉल्ट बना लेगा, जो कि क्या होगा, CuNO3 होल ट्वाइस, जो कि ब्लू कलर का होता है। और यहां से क्या हो जाएगा, Ag जो है वो अलग हो जाएगा। Ag मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर यहां से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से उसको हटा देता है, खुद का सॉल्ट बना लेता है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड। अब इसको देखो, ये रहा। तो हमने बोला कि मेटल रिएक्ट विथ क्लोराइड टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। कैसे, तो हमने यहां पे ले लिया कि ट्वाइस ऑफ NaCl के साथ अगर जुड़ेगा तो बनाएगा NaCl। सिमिलरली Ca अगर है, कैल्शियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएगा तो CaCl2 बनाएगा। Mg अगर Cl2 के साथ रिएक्ट कराएगा तो MgCl2 बनाएगा। अगेन इसी तरीके से सारे रिएक्शन है, सारे रिएक्शन को आपने लिस्ट कर लेनी है, चीजों को याद रखनी है। क्लियर है।
नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है यह है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन बिकॉज मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट। समझ रहे हो, मेटल जो है कैसे रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है लूज करने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो क्या करेगा, जनरली वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा है कि फ्यू मतलब कुछ कुछ समय पे हाइड्रोजन जो है ना एक्सेप्ट करता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है मेटल के जैसा बिहेव करता है बट मेटल है नहीं, कभी कभी वो एक्सेप्ट भी करता है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि Na ट्वाइस ऑफ Na प्लस H2 अपने को क्या देगा, NaH देगा, मतलब सोडियम हाइड्रेट देगा। ठीक है, पोटेशियम भी क्या करेगा, पोटेशियम भी अपना हाइड्रेट देता है, कैल्शियम भी अपना हाइड्रेट देता है, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रेट। तो हमने यहाँ पे दो रिएक्शन लिख के आपको बता दिए कि देखो कुछ जो मेटल होते हैं ना, कुछ मेटल का मतलब है कि जो बहुत रिएक्टिव मेटल है वही खाली हाइड्रेट बनाएंगे, बाकी हाइड्रेट नहीं बनाते। क्लियर, सारे मेटल हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। रीजन आपको समझा दिया कि मेटल की भी टेंडेंसी है लूज करने की, हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है लूज करने की। अब दोनों लूज करने वाले होंगे तो कैसे रिएक्शन होगा दोनों के बीच में, एक लूज करना चाहिए, एक क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये बात थी। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहां तक आपने लिस्ट कर लिया सब चीजें। अब देखो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो एक एक करके इसको भी स्टडी करते हैं। सबसे पहला है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं या फिर न्यूट्रल। समझ में आ रहा है, एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल। तो हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से ट्रीट करवाएं तो ये क्या बनेगा, CO2, और ये कैसा होगा, ये होगा एसिडिक ऑक्साइड। अगेन अगर आप CO2 को वाटर के साथ ट्रीट करा दो ना तो ये बन जाएगा H2CO3, और इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड हमने देख लिया। अगर मान लीजिए आप सल्फर लेते हो, सल्फर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा दो तो ये बन जाता है SO2, और ध्यान रखिएगा CO2 और SO2 दोनों होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बन जाए CO। जब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दोगे तो ये क्या बन जाएगा, CO मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो समझ जाइएगा, जब भी आपको ऑक्सीजन दे दिया जाए एक्सेस अमाउंट में तो क्या बनाएगा, CO2 जो कि होगा एसिडिक ऑक्साइड, और अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा CO जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ये। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दो O2 के साथ तो अगेन आपको H2O मिल जाएगा जो कि होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर है ये चीज कि एसिडिक ऑक्साइड भी मिल सकता है, न्यूट्रल भी मिल सकता है। आपने अगर मेटल को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिला था आपको, बेसिक ऑक्साइड मिला था और न्यूट्रल भी मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तो ध्यान दीजिएगा कि नॉन मेटल जो है ना वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, और ना ही वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस हम लोग को देंगे। क्योंकि मेटल ये चीज करता था, मेटल क्या करता था, वाटर के साथ रिएक्ट करता था और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, लेकिन नॉन मेटल नहीं करता है। अगला है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर यहां पे लेंगे हम लोग कि अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट। जैसे मेटल में होता था वैसे ही नॉन मेटल में भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि एक सॉल्ट लिया है NaBr का, अगर आप इसमें क्लोरीन ऐड कर दो तो आपको पता है कि क्लोरीन Br से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, Br को हटा के खुद का सॉल्ट बना लेगा, मतलब NaCl बन जाएगा और Br2 बाहर हो जाएगा। तो ये वैसे ही है जैसे आपने मेटल में पढ़ा था। अगेन नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे नो रिएक्शन शो करेगा, मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। मेटल क्या करता था, देता था, और क्या देता था साथ में, H2 गैस। अगला है हमारे पास कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन देता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है कि H2 प्लस Cl2, तो ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब HCl बनाएगा। HCl जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगेन हमने यहाँ पे ले लिया कि P4 प्लस 6Cl2 फास्फोरस हमने लिया है, क्लोरीन को हमने रिएक्ट कराया, तो हमको मिलेगा यहाँ पे कि 4 टाइम PCl3 जो कि एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है। अगला आते हैं हम लोग 6 पॉइंट पे जिसका नाम है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हमने यहाँ पे ले लिया है सल्फर को अगर आप H2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा H2S गैस, और ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ
तो ये देगा हमको अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, मतलब NH3 बन गया है। ध्यान रखिएगा अमोनिया का फॉर्मेशन में यहाँ पे हमको एक कैटलिस्ट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन नाम का कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट के बिना ये संभव नहीं है। अब है यहाँ पे कि व्हेन मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट, अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे आयनिक कंपाउंड, क्यों मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है हमारे पास कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल अगर रिएक्ट करे तो ये हम लोग को मिलता है कोवेलेंट कंपाउंड। और तीसरी बात है कि अगर मेटल और नॉन मेटल, मेटल और मेटल रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है, मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं तो अलॉय बनता है, वो अलग कहानी है, रिएक्शन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है। अब है कि वाई एन एलिमेंट और अ कंपाउंड रिएक्ट, कोई एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करता ही क्यों है। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि दुनिया में हर चीज जो है वो चाहता है कि स्टेबल कंडीशन में हो, हर चीज। जैसे मैं बोलूं कि देखो एक बॉल हमने यहाँ पे रखा है, तो वो क्या चाहता है कि वो नीचे आ जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके पास एक एनर्जी है, वो चाहता है कि अपने लोअर एनर्जी फॉर्म में रहे। कैसा, तो जमीन पे रहेगा, जमीन पे रहेगा तो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं टोटल एनर्जी भी होगी वहां पे उसकी 0। क्लियर है। तो हम क्या चाहता है कि दुनिया में हर चीज जो है वो चाहता है कि अपने स्टेबल फॉर्म में रहे। लेकिन केमिकल रिएक्शन के केस में हम इसको कैसे बताएंगे, तो यहां पे समझिएगा कि स्टेबिलिटी के गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिएक्ट करना पड़ेगा, ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट जो उसका शेल है उसमें क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो या तो उसको देना पड़ जाए, इलेक्ट्रॉन अपना क्या करना पड़ जाए, देना पड़ जाए, ताकि दे के वो फाइनली 8 बचे, या तो उसको क्या करना पड़ जाए, लेना पड़ जाए। अगर ये देता है तो कुछ अलग वहां पे स्पीसीज बन जाएंगी, और अगर लेता है तो भी अलग स्पीसीज बनेंगी। क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं आयंस। कैसे होता है तो समझिएगा। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा कोई भी एटम या फिर कंपाउंड, जैसे हम बोलेंगे एलिमेंट या कंपाउंड कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, या उसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 3 टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग तो पहले तो बात कर रहे हैं कि शेयरिंग वाली बात को अलग रखिए, पहले देना या लेना की बात चल रही है। तो जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन दे या ले तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। कैसे, तो हमने यहाँ पे आयन को लिखा है कि आयन होता क्या है, तो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम जो होगा उसको क्या बोलते हैं, आयन। एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, हमने बोला कि आयन आर फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कोई एटम गेन या लूज क्यों करता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब होता है अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, गेन करेगा या फिर लूज करेगा। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि देखो एक हमारे पास है सोडियम, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे Na+। क्यों ऐसे, समझिएगा। तो एटम का पहले आप किसके एटम का, सोडियम के एटम का कॉन्फ़िगरेशन देख लो। देखो सोडियम का जो यहाँ पे सोडियम का जो हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11। 11 को हमने कैसे डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 का कैसे लिखा जाएगा, 2, 8 और यहाँ पे 1। अब देख रहे हो ये अगर ना रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो ये क्या चाहता है कि एक लूज कर दे। अब एक लूज करेगा तो समझना क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है कि 11 प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, सही बात है, और 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी चला जाए तो यहाँ पे नेट चार्ज पहले कितना था, 0। अब जब सोचो कि जब ये चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो हम बोलेंगे अब बचा है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन। तो 10 माइनस में लिख दीजिए, और यहाँ पे प्लस प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम बोलते हैं उसको +11। ऐसा करने पे टोटल चार्ज कितना आएगा, +1। अब +1 जो चार्ज है ना, यही हमको यहाँ पे Na के ऊपर प्लस चार्ज हमको दिखता है। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस चार्ज क्यों आता है, तो इसीलिए आता है। ठीक है, तो अब ये जो प्लस चार्ज बना है, मतलब Na+ जो लिखाता है, इसी को हम बोलते हैं आयंस। सिमिलरली अगर मैं एक क्लोरीन की बात करूं, एक नॉन मेटल की बात करूं, तो ये कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाएंगे हम, 2, 8 और 7। अब देखो ये 7 है, तो मैंने इसका अगर डायग्राम बनाया तो आपको दिख रहा है कि आउटर मोस्ट में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हो। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तब क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि पहले जब नहीं लिया था तब क्या था कि 7 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन कैसे 7 है, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास, 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, वो भी है 17। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा ऐसे के सिचुएशन में, कि नेट चार्ज होगा 0।
लेकिन अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ गया, पहले 17 था अब ये 18 है, तो हम बोलेंगे 17 माइनस 18, माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो 17 माइनस 18 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, इसलिए क्लोरीन पे जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, -1, मतलब Cl माइनस हम लोग लिखते हैं। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कि इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट। जैसे आपने लिखा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं 281। अब आउटर मोस्ट में कितने बचे हैं, 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Na और एक डॉट क्या बताता है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर हमने एल्यूमिनियम की बात करी तो एल्यूमिनियम का मास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, 2, 8 और 3, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पे 3 डॉट बना के बता दिया कि ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आप कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज, तो 2, 8, 8 एंड 2, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो हमने यहाँ पे बोला कि Ca और 2 डॉट यहाँ पे लगा दिया। तो आपको कैल्शियम का भी हमने लिख के बता दिया। मान लीजिए आप क्लोरीन का कुछ नॉन मेटल ले लेते हैं, क्लोरीन का अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 17 होता है इसका मास। अब हम मास नहीं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, गलत बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, 2, 8 और 7, मतलब आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7, तो 7 आप डॉट बना दीजिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2-2 का जोड़ी बने, आप यहाँ पे 3 भी कर सकते थे, मतलब जैसे मैंने, बस ध्यान रहे कि 7 यहाँ पे डॉट होने चाहिए। सिमिलरली आपने ऑक्सीजन कर दिया, उसी तरीके से नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया। देखो नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 और 5 यहाँ पे क्या आ गया, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 5 यहाँ पे डॉट बनाने होंगे, तो 2 हमने ऊपर बनाया, 2 नीचे और 1 यहाँ पे बना दिया। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे होते हैं। तो देखो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो हम बोलेंगे द वे बाय विच 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जिस तरीके से 2 एटम कंबाइन होते हैं, देखो कंबाइन होने का तरीका क्या है, एक तो है कि इलेक्ट्रॉन का देन लेन करे या फिर क्या करे, शेयरिंग करे। तो इस तरीके से जो आपस में दोस्ती हुई, जो बॉन्डिंग बनी है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या क्या हमारे पास है, सबसे पहला है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। आयनिक बॉन्ड हमको पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड हमको पढ़ना है। तो आयनिक बॉन्ड देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। अब देखो आयनिक बॉन्ड में हमने क्या लिखा है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि देखो यहाँ पे हमने सोडियम क्या किया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने से क्या बन गया हमारे पास, Na+ आयन बन गया, ये हमने देखा अभी। उसके बाद हमने क्या देखा कि क्लोरीन क्या करेगा, एक आयन एक्सेप्ट करा, देख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। प्लस लिखना मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। कहाँ से आया ये इलेक्ट्रॉन, यही वाला जो दिया था वही ये क्लोरीन ले रहा है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया Cl- आयन। अब समझना कि अगर हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगी, एक दोस्ती हो जाएगी। कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग कहलाएगी ना Na और Cl के बीच में, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और बनेगा क्या हमारे पास, NaCl बन गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हियर द बॉन्डिंग बिटवीन देम ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और वो जो कंपाउंड बना है, जो आयनिक बॉन्ड से बना हुआ जो कंपाउंड है, उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्लियर। अब हमने यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल ले लिया है कि देखो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा, तो समझो कि मैग्नीशियम के पास क्या है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि लूज कर दे, लूज करके करेगा तो क्या होगा, कौन लेने वाला है, तो एक क्लोरीन यहाँ का ले लेगा, एक और क्लोरीन आके ले लेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और ऐसे करने पे क्या हो गया, आपस में ये MgCl और Cl जुड़ गए और क्या बन गया, MgCl2। और ये कैसा कंपाउंड है, हम बोलेंगे दिस इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। और क्या बोलेंगे कि उनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड की ना एक ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री का मतलब हो गया कि उसके बीच में जो बॉन्ड बने उसके बीच में एंगल होगा, बॉन्ड का लेंथ होगा, ठीक है, ये सब होता है इसकी ज्योमेट्री। लेकिन आयनिक बॉन्ड में ना तो लेंथ होता है, लेंथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये चाहते हैं कि बहुत क्लोज आ जाना। बहुत क्लोज आ जाना मतलब बॉन्ड लेंथ खत्म, नहीं पता।
बॉन्ड एंगल का भी नहीं पता। अगला है हमारे पास कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बात कर रहे हैं कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा दो एटम के बीच में तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, जो दोस्ती कहलाएगी, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन में देख रहे हैं आपको 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का ना शेयरिंग होगा। मतलब अगर कोई पूछे कि क्लोरीन के पास शेयरिंग जब हो जाएगा तो आपसे क्लोरीन से पूछेगा कि कितने हैं आपके पास एटम नहीं, कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोलेगा कि देखो हमारे पास 7 थे और एक इसका लेके बोलेगा कि मेरे पास 8 है। अगर कोई पूछे इस क्लोरीन से कि तुम्हारे पास कितने हैं, तो ये भी बोलेगा देखो इसका वाला एक लेके बोलेगा मेरे पास 8 है। मतलब क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसके हिसाब से यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो एक बॉन्ड। तो क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता तो हम बोलते डबल बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हियर 1 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, सो इट इज ए सिंगल बॉन्ड। ओके, हमने ऑक्सीजन में बोला कि ऑक्सीजन का कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 6 होंगे, इसके पास भी 6 है। अब देखो 6 से इसको चाहिए 8, मतलब 2 उसका लेना पड़ेगा, लेकिन ये देगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भी 2 की कमी है। तो बोलेगा चलो शेयर कर लेते हैं। शेयर करेंगे तो क्या होगा कि ये बोलेगा कि जब इससे पूछा जाए, इस ऑक्सीजन से पूछेगा कि कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा कि 8। कैसे? 6 इसका खुद वाला, 2 इसका शेयरिंग वाला पार्ट। इससे भी पूछा कितने हैं, तो ये भी बोलेगा 8। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ये एटम शेयर में रख रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयरिंग में है, 2 इसके 2 इसके, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, तो 2 बॉन्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया। 3 बॉन्ड भी बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया होगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमने देखा यहाँ पे कि देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसको 3 की जरूरत है, तो बोलेगा 3 कुछ देर के लिए हमको दे दो। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये बोलेगा कुछ देर के लिए तुम भी दे दो। मतलब शेयरिंग हो रहा है आपस में, शेयरिंग हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि जब आपस में 2 एटम की बॉन्डिंग हो, कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देना नहीं, कंप्लीट नहीं दे रहा है कोई यहाँ पे, और कोई ले भी नहीं रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड के और कोवेलेंट कंपाउंड के। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है कि दे आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन इसलिए क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, 2 चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मजबूत फोर्स होता है। सेकेंड पॉइंट हमने लिख रखा है कि दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन वही काम है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे हाई हुआ, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बहुत तेज फोर्स से, बहुत पावरफुल फोर्स से। ठीक है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि दे आर यूजुअली लिक्विड एंड गैसेज। अब इतनी बॉन्डिंग मजबूत नहीं है तो क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो नजदीक नहीं है, और नजदीक नहीं है तो कैसा होगा, ये लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेज हो सकता है। हाँ, कुछ जगह पे अगर बॉन्डिंग मजबूत है तो सॉलिड भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट हमने इसमें क्या देखा था, हमने इसमें देखा कि यूजुअली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन ये है कि डायमंड और ग्रेफाइट, हालांकि ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, तेज मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, थर्ड अपन देखते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन, आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि देखो वाटर जो होता है ना ये पोलर नेचर का होता है, और आयनिक कंपाउंड भी पोलर नेचर के होते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में। लेकिन किस में डिजॉल्व नहीं होंगे, ऑर्गेनिक में। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है ना वो उसमें पोलराइजेशन नहीं होती है। अब पोलराइजेशन आपको पढ़ना है तो आगे जाके पोलराइजेशन मतलब वैसे होता है कि 2 पोल्स में डिवाइड हो जाना, मतलब एक इधर प्लस वाला एक इधर माइनस वाला। जैसे H2O हमने बात किया, तो H2O में क्या होगा, H प्लस आज अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग है, तो पोलराइजेशन है यहाँ पे। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें पोलराइजेशन नहीं है। और आयनिक कंपाउंड भी कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो क्या हमने बोला कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब एक जैसे वाले एक जैसी चीजों में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला कि दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि इनके पोलराइजेशन नहीं होता है, और ये पोलराइजेशन नहीं है तो पोलर कंपाउंड में जैसे कि वाटर, उसमें ये क्या होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट आप देखिए आयनिक कंपाउंड का कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। अगेन वही बात है, एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या, इनके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं।
लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है। अब चार्ज पार्टिकल्स नहीं हैं तो क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होंगे, और जब भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं हो सकती है, मतलब कंडक्ट नहीं हो सकती है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि हालांकि ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, फिर भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर है ये बात, दोनों की प्रॉपर्टीज में आपको समझ में आ गया। इसको लिखिए और इसको फिर ध्यान में भी रखिएगा। तो यहाँ पे हमने बॉन्डिंग की बात करी। बॉन्डिंग में हमने दो बातें किया कि एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड, और उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखा कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्या क्या इसका डेफिनेशन होता है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे सीख लिया है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो सारी की सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया है तो आपकी प्रैक्टिस पार्ट बचती है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।